Good morning, everybody. Welcome back to my channel. I, Dr. Amandeep, welcome you all who are watching this particular lecture on YouTube. So, guys, today we will be discussing Gordon's model of dividend policy theory. So, इससे पहले हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड की आपके पास तीन थ्योरीज हैं. There are three theories of dividend policy decision. और इसमें सबसे पहले जो है वो आपकी वॉल्टर मॉडल हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर. आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉर्डन मॉडल. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, मोदी-गिलानी मिलर मॉडल. तो आज का जो मॉडल है वो ये डिस्कस करने के लिए है कि क्या डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता. तो गॉर्डन मॉडल जो है वो मायरन गॉर्डन जो है वो ये बात कहता है कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो ये इसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या इसने आर्गुमेंट दिया है, एक्सप्लेनेशन क्या है. तो गॉर्डन मॉडल को हम लोग ए बर्ड इन हैंड अप्रोच भी बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा. ए बर्ड इन हैंड मॉडल, it is also called a bird in hand model. So let's start the topic in detail. So what is Gordon model? According to Professor Gordon, dividend policy affect the value of the firm. डिविडेंड का वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये प्रोफेसर गॉर्डन ने कहा है. इसने बताया, इसने अपने मॉडल में शो किया है कि कैसे आप डिविडेंड पॉलिसी को यूज कर सकते हो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में. आपको पता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है, जब उसका शेयर प्राइस है जो मार्केट के अंदर वो ज्यादा मिलता है उसको, तब उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है. तो यही इसने बताया है कि आप इस तरह की डिविडेंड पॉलिसी लगाइए कि आपका जो डिविडेंड है वो आप इस तरह से पे करेंगे कि आपके जो शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी. अब गॉर्डन ने जो ये मॉडल आपको समझाया है, इसमें एक बेसिकली एक आर्गुमेंट दिया है. वो आर्गुमेंट इसके दो अजम्पशन जिसने एक्स्ट्रा ली है, वो क्या अजम्पशन है कि एक तो ये मान के चलता है कि इन्वेस्टर जो है वो रिस्क अवर्स है. रिस्क अवर्स का मतलब इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं. तो वो जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती उनको वो अवॉइड करते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको पता नहीं है आगे डिविडेंड कब मिलेगा. एंड दे पुट ए प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न. अगर उनको रिटर्न जो है वो सर्टेन है उनकी, अगर उनको रिटर्न मिलनी ही मिलनी है तो उस कंपनी के शेयर के ऊपर वो ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसके ऊपर प्रीमियम लगाते हैं, ज्यादा प्राइस देने को तैयार हैं, और उस कंपनी को वो डिस्काउंट करते हैं जो अनसर्टेन रिटर्न देती है. अनसर्टेन रिटर्न का मतलब जिसकी रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ, डिविडेंड. जिस कंपनी का डिविडेंड अनसर्टेन है उस कंपनी को वो कम प्राइस के ऊपर लेने के लिए तैयार होते हैं, जिस कंपनी की सर्टेन रिटर्न है उसको वो ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं. तो ये गॉर्डन मॉडल बेसिकली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है, शेयर होल्डर्स उस कंपनी के लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते. उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर का तो कुछ पता ही नहीं है, डिविडेंड कब मिलेगा, ना तो अमाउंट का पता ना टाइम का पता. तो वो जो कंपनी डिविडेंड देती है उसके लिए ज्यादा प्राइस देते हैं, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती उसके लिए वो कम प्राइस देने को तैयार होते हैं, मार्केट वैल्यू उससे कम होती है. इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं. ज्यादातर अजम्पशंस जो हैं वो गॉर्डन मॉडल जैसी ही हैं. पहली बात तो ये है कि ऑल इक्विटी फर्म है, फर्म सिर्फ और सिर्फ इक्विटी यूज करती है, डेट का कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इक्विटी यूज कर रहे हो, ये अजम्पशन मान के चलता है. यहाँ पे गॉर्डन आएगा ना, अजम्पशन ऑफ गॉर्डन मॉडल. सबसे पहली बात, सारी के सारी इक्विटी फर्म है. दूसरी बात, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, आप बाहर से कोई लोन नहीं ले सकते, बाहर से आप कुछ भी आप प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी इशू नहीं कर सकते. आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग. आपकी कांस्टेंट रिटर्न रहेगी, आर जो आपका है वो कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ साथ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगा. परपेचुअल अर्निंग, फर्म इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहेगी,
और जिस तरह जो अर्निंग है वो लगातार यही बनी रहेंगी, कोई टैक्स नहीं है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। कांस्टेंट रिटेंशन, रिटेंशन को हमने यहाँ बी से शो किया है। रिटेंशन का क्या मतलब होता है? रिटेंशन का मतलब होता है कि आपने कितने परसेंटेज अपने पास रखा है, तो इसको हमने शो किया है बी से। बी आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमने मान लो 50% रिटेन करना है, तो ये 50% ही रहेगा हमेशा। तो इसलिए आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हमने यहाँ शो किया है, ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। तो बी क्या है? रिटेंशन, जो आप अपने पास रखते हो, कंपनी अपने पास रखती है, और आर क्या है? जो इसके ऊपर रिटर्न आएगी। तो उसको हमने शो कर दिया जी से, तो जी इज इक्वल टू बी आर। तो फर्म की अगर ग्रोथ देखनी हो तो ग्रोथ के लिए फार्मूला है बी इंटू आर। बी क्या है? सो ग्रोथ इज इक्वल टू बी आर। बी क्या है? फर्म कितना रिटेन कर रही है। जो फर्म अपने पास रख लेगी उसको कहीं ना कहीं लगाएगी, उसके ऊपर फर्म को रिटर्न मिलेगी। तो मान लो आपने 50% रख लिया, तो ये 50% जितना भी बनता है इसको आप बिजनेस में लगाओगे, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी। मान लो वो रिटर्न मिली है 20%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रोथ। तो ग्रोथ इज इक्वल टू बी आर, ये आप याद रखेंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमेशा ज्यादा होगी ग्रोथ रेट से। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी ग्रेटर देन ग्रोथ, ये हमेशा ही काम करेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी ग्रोथ से कम नहीं हो सकती, ये इसकी एक अजम्पशन है। तो अब चलते हैं इसके बेसिक आर्गुमेंट की तरफ कि ये क्या कहना चाहता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं मॉडल को हम। तो ये क्या कहता है? ये मॉडल क्लियर ये बात कहता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि दो अजम्पशन लेके चलता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क अवर्स हैं। रिस्क अवर्स मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और उन कंपनीज के ऊपर जो जो अच्छा डिविडेंड देती है उनको वो प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम पे खरीदना चाहते हैं जो डिविडेंड देती है। और जो डिविडेंड नहीं देती उनको वो डिस्काउंट पे खरीदते हैं, मतलब कम रेट पे खरीदते हैं, मार्केट प्राइस कम हो जाता है। अब देखिए, इन्वेस्टर्स करंट डिविडेंड चाहते हैं और वो उन कंपनीज को लाइक नहीं करते जो सारी की सारी अर्निंग को रिटेन कर लेती है, मतलब जो डिविडेंड नहीं देती। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को करंट डिविडेंड चाहिए होता है, और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको करंट में डिविडेंड मिल जाए, अगर आपको हर साल डिविडेंड मिलता रहे, तो आपको एक सर्टेनिटी रहती है। सर्टेनिटी मतलब आपको एक पूरी की पूरी निश्चिंता बनी रहती है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, हमें इनकम मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि मान लो कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो कंपनी अपने पास रख लेती है, तो कंपनी फ्यूचर के लिए क्या कहती है कि हम आपको फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड देंगे, या फिर फ्यूचर में आप क्या करोगे? कंपनी ये कहती है कि हम आपको कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो रही है जिससे कि आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेगा, और अगर आप उस शेयर को बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। या तो फ्यूचर में आपको अच्छा डिविडेंड देंगे, या फिर हमारी ग्रोथ अच्छी होगी तो आपको कैपिटल गेन होगा। तो बट इन्वेस्टर्स ऐसी फर्म को लाइक नहीं करते जो डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि जो अपने पास रख लेती है, अर्निंग को रिटेन कर लेती है, जो फ्यूचर में आपको देने के लिए वादा कर रही हैं। अब फ्यूचर देखो, फ्यूचर अनसर्टेन है, और फ्यूचर में ये भी नहीं पता कि कितना मिलेगा, अमाउंट भी अनसर्टेन है और टाइमिंग भी अनसर्टेन है। तो कुछ भी क्लियर नहीं है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर बिल्कुल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जैसे अब कोरोना हो गया है तो सबकी पोजीशन डाउन हो गई है, तो अगर किसी कंपनी ने आगे के लिए वादा कर रखा हो तो वो वादा तो पता ही नहीं है ना अब क्या होगा। तो अमाउंट और टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता फ्यूचर का, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता। इसलिए इन्वेस्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं करंट डिविडेंड को। इन्वेस्टर्स को वो डिविडेंड, जो कंपनियां करंट में डिविडेंड देती हैं, उनको वो कंपनियां अच्छी लगती हैं, उसके लिए वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं। सो इफ द अर्निंग्स आर रिटेन्ड, अगर आप अर्निंग रख लेती है कंपनी अपने पास, तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज एडवर्सली अफेक्टेड। ये बात तो क्लियर ही मैंने बता दिया आपको। जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उनका मार्केट प्राइस हाई होता है, जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, रिटेन कर लेती है प्रॉफिट को, उनका मार्केट प्राइस लो होता है। क्योंकि फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, अमाउंट और टाइमिंग फ्यूचर डिविडेंड की क्लियर नहीं है, और इन्वेस्टर जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क क्या है? फ्यूचर में पता नहीं है क्या होगा। तो दूसरी बात यह है कि इस अप्रोच को हम ए बर्ड इन हैंड अप्रोच भी बोलते हैं। एक इंग्लिश में एक कहावत होती है,
वो कहावत क्या है, वो इस मॉडल के अंदर सही लगती है वो, इसलिए गॉर्डन ने इसको ए बर्ड इन हैंड अप्रोच भी बोला है। वो कहावत क्या है, दैट ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ये इंग्लिश में कहावत है, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, कि आपके हाथ में जो एक बर्ड है, आपके हैंड के अंदर, आपके हाथ के अंदर जो एक बर्ड है वो अच्छा है इसके बजाय कि दो झाड़ियों में है। आपके हाथ में एक बर्ड है, ये अच्छा है किसकी बजाय, टू इन द बुश। बुश मतलब झाड़ी। तो ये क्या कहता है, जो आपके पास है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, झाड़ियों में दो है चाहे, क्योंकि अगर आप अपने इस एक को उड़ा दोगे ये दो भी नहीं मिलने वाले। तो ये अप्रोच क्या कहती है कि जो करंट डिविडेंड आपको मिल रहा है वो ए बर्ड इन हैंड है, जो मिल जाए वो बढ़िया है ना। कहते हैं ना कि कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, तो जिसने डिविडेंड ले लिया वो फायदे में रहेगा, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। तो इसलिए इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, ए बर्ड इन हैंड अप्रोच, कि आपके हाथ में जो डिविडेंड आ जाए वो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कंपनी वादा कर रही होगी कल को पता नहीं क्या होगा, इसलिए ना तो उनका अमाउंट का पता, ना उनकी टाइमिंग का पता, कल को क्या पता कंपनी डूब जाए, कोरोना ज्यादा लंबा खिंच जाए, कोई भी परिस्थितियां हो सकती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं कि जो भी आपके पास एट प्रेजेंट ही अवेलेबल है वो प्रेफरेबल होता है, उसके बजाय जो भी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आपको आज अगर करंट डिविडेंड मिल रहा है तो उसको ले लो, फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड देंगे, फ्यूचर में कैपिटल गेन हो जाएगा, इस धोखे में मत पड़ो, आज ही डिविडेंड ले लो। व्हाई, बिकॉज ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो इन्वेस्टर जो है वो उन शेयर्स के लिए हायर प्राइस देने को तैयार होते हैं, ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है उन शेयर्स के लिए जिनके ऊपर करंट डिविडेंड मिलता है। मतलब जो कंपनियां करंट डिविडेंड दे रही है, जो कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं हर साल, जिसको बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड, उन कंपनियों के लिए इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, क्योंकि उनको क्या लगता है ये कंपनी ज्यादा अच्छी है, करंट में आपको डिविडेंड मिल रहा है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, जो डिविडेंड मिल रहा है ले लो। एंड डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए फर्म विच पोस्टपोन द डिविडेंड। जो कंपनियां डिविडेंड को पोस्टपोन करती हैं, मतलब आगे वादा करती है कि हम फ्यूचर में डिविडेंड देंगे, उन कंपनियों के शेयर को वो डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट मतलब लो प्राइस देते हैं वो। तो इसलिए डिविडेंड का और फर्म की वैल्यू का आपस में रिलेशन है। जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, शेयर होल्डर्स उन कंपनियों के लिए मार्केट प्राइस ज्यादा देने के लिए तैयार होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है इस बात से। क्यों, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये इस बात पे ज्यादा जोर डाल रहा है कि फर्म की जो वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप डिविडेंड कितना देते हो, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो करंट डिविडेंड चाहता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आप डिविडेंड नहीं देते तो आप फ्यूचर में डिविडेंड देने का वादा करते हो, बट फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, फ्यूचर में कितना दोगे कब दोगे कुछ क्लियर नहीं है। जितना ज्यादा आप आगे का वादा करते हो उतना ही ज्यादा उसको रिस्क लगता है, उतना ही ज्यादा वो डरा हुआ होता है और आपको कम प्राइस देता है आपके शेयर का। और जितना आप करंट डिविडेंड देते हो उतना ही वो हायर प्राइस देने के लिए तैयार है, जिससे कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब आप देख सकते हो कि आपका जो रिटेंशन रेट है और आपका जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर आपको कितनी कॉस्ट पे आपको आपका शेयर लेने के लिए तैयार है वो। तो ज्यों ज्यों आपकी रिटेंशन रेट बढ़ेगी, रिटेंशन रेट का मतलब ज्यों ज्यों आप ज्यादा अगर डिविडेंड अपने पास रखोगे, प्रॉफिट ज्यादा अगर अपने पास रखोगे, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन रेट। देखिए प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, या तो आप डिविडेंड दे दो या प्रॉफिट रिटेन कर लो, रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग बोल देते हैं जिसको। तो अगर आपका रिटेन्ड रेशियो ज्यादा है, रिटेन्ड रेट आपकी ज्यादा है, तो वो ऐसे ज्यादा होती चली जाएगी। वो जितनी ज्यादा होती चली जाएगी उतना ही डिस्काउंट रेट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रेट, मतलब कितने रेट पे आपको शेयर होल्डर्स डिस्काउंट कर रहे हैं आपके प्राइस, शेयर प्राइस को।
जो जो आपका रिटेंशन रेट बढ़ेगा त्यों त्यों आप देखोगे कि फर्म का जो डिस्काउंट रेट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ज्यादा रिटेन कर रहे हो, उधर आप ज्यादा रिटेन करने से क्या होगा, आप डिविडेंड दे नहीं रहे, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, वो ज्यादा रिस्क फील होता है उनको, तो वो ऐसी कंपनियों को लाइक नहीं करते जो ज्यादा रिटेन करती है। अगर आपका रिटेंशन रेशियो मान लो 80% है, तो इधर से उनकी डिस्काउंट रेट भी बढ़ जाएगी, है ना। डिस्काउंट रेट मतलब किस रेट पे आपके वो शेयर को लेने के लिए तैयार है, तो वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे क्योंकि उनका रिस्क बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। फार्मूला क्या है, गॉर्डन ने क्या फार्मूला दिया है आपको, अगर आपको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला उसने दिया है, प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। बी क्या है, रिटेंशन रेशियो, कि आप कितना अपने पास रखते हो, सारे को हमने डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर से। अगर आप इस फार्मूले को देखो, अगर आप याद करो एक फार्मूला, तो वो फार्मूला आपको इससे थोड़ा सा रिसेंबल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमने इक्विटी की कॉस्ट निकाली थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जब ग्रोथ होता है डिविडेंड के अंदर, ग्रोथ मॉडल इन डिविडेंड, इक्विटी शेयर की वैल्यू हमने निकाली थी जब ग्रोथ का फार्मूला हम लगाते थे। तो D1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 प्लस G, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी हम यहाँ ले आते थे, तो D1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 ऐसे हो जाता था। प्राइस कैसे निकलता था, D1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी इंटू 100, ये फार्मूला था। तो ये फार्मूला जो है वही फार्मूला अब इसमें भी लगा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या है, अर्निंग 1 माइनस बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर। बी आर आपको पता है क्या है, जी। तो उसका इक्विटी शेयर का फार्मूला क्या था, इक्विटी कॉस्ट निकालते थे जब हम, टी का फार्मूला D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। तो ये के माइनस जी तो सेम ही है, और ये देखो ये डिविडेंड है, और ये क्या है, ये अर्निंग हो गई, और बी क्या है, रिटेंशन रेशियो। तो अर्निंग मान लो आपकी 10 रुपए है, 1 माइनस, और रिटेंशन रेशियो आपका कितना है 40%, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 60%, तो ये क्या आ गया 6 क्या आ गया डिविडेंड। तो कुल मिला के अर्निंग 1 माइनस बी क्या है, डिविडेंड ही है। तो इसको जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब आप निकालते हो उस चैप्टर के अंदर, हमने जो चैप्टर किया था, तो उसको ग्रोथ मॉडल बोलते थे हम, तो उसको गॉर्डन मॉडल भी बोला जाता है। तो गॉर्डन मॉडल जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर भी यूज होता है, आपने जब प्राइस निकालना हो। तो आपने देखा कि प्राइस कैसे निकलता है, अर्निंग 1 माइनस बी। तो ये क्या है, अर्निंग 1 माइनस बी डिविडेंड है, क्योंकि जो आपकी अर्निंग है, मान लो ये अर्निंग 10 रुपए है, और बी क्या है आपका रिटेंशन रेशियो, वो आपका मान लो 40% है। तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी होता है डिविडेंड रेशियो, कि कितना डिविडेंड दे रहे हो। तो अर्निंग से जब डिविडेंड रेशियो को गुणा करोगे तो वो डिविडेंड ही हो जाएगा, और इधर कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, और तो जी हमें पता है बी आर होता है। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो अर्निंग 1 माइनस बी क्या है, एक किस्म से डिविडेंड ही है, और बी आर क्या है, जी है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। तो आप फार्मूला दो तरह से लिख सकते हो, अर्निंग 1 माइनस बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर। तो ये याद रखने के लिए है, वैसे एग्जाम में आपने यही फार्मूला लिखना है। तो इसने क्या कहा है कि जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड। फ्यूचर में जितना भी आपको ये डिविडेंड मिलने वाला है, इसको हमने कैपिटलाइज कर दिया ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। तो इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे, तो हमने बताना है कि अलग अलग डिविडेंड पॉलिसी का क्या फर्क पड़ेगा मार्केट प्राइस के ऊपर, या कह लो कि फर्म की वैल्यू के ऊपर। अगर ग्रोथ फर्म है जिसकी रिटर्न 15% है, अगर नॉर्मल फर्म है जिसकी रिटर्न 10% है, या डिक्लाइनिंग फर्म जिसकी रिटर्न 8% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है 10%, अर्निंग है 10 रुपए। डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको पता ही है 1 माइनस बी होता है। अगर 40% हो
अगर आप डिविडेंड 40% दे रहे हो तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 60%। अगर आप 60% डिविडेंड दे रहे हो तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 40। अगर आप 90% डिविडेंड देते हो तो अपने पास कितना रखोगे 10। तो ये हमेशा ही 100 होगा टोटल। सीधी सी बात है कि 100% आपके पास प्रॉफिट होता है, कितना आप डिविडेंड देते हो, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा रिटेंशन। तो इसको हम बी भी बोलते हैं। मान लो आपने 40% रिटेन कर लिया तो डिविडेंड कितना हो जाएगा 60%। इधर आपने 90% डिविडेंड दे दिया तो रिटेंशन कितना हो जाएगा 10%। तो हमने अब क्या निकालना है, फर्म की वैल्यू निकालनी है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है। हम पहले ग्रोथ फर्म के लिए निकाल रहे हैं। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है 1 माइनस बी, और अगर 40% डिविडेंड दे रहे हो तो बी कितना हो जाएगा 60%। बी क्या है रिटेंशन रेशियो। तो अगर डिविडेंड 40% है तो प्राइस क्या होगा, तो अर्निंग 1 माइनस बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अर्निंग कितनी है 10, 1 माइनस 60%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 0.10 माइनस जी। जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। तो बी कितना है 60% और आर कितना है ये 15%, तो ये हो जाएगा 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 400 रुपीज। इसी तरह दूसरा हम निकालेंगे कि जब आपका डीपी रेशियो आपका 60% है तो बी कितना हो जाएगा 40%। फार्मूला क्या है, अर्निंग 1 माइनस बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, जी कह लो या बी आर कह लो। तो अर्निंग कितनी है 10, 1 माइनस बी, बी कितना है 40%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 0.10 माइनस बी आर, बी कितना है 0.40% और आर कितना है 15%, तो ये हो जाएगा 0.06। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 150। तो इस तरह से हम सभी के लिए कर लेंगे। इधर आपका नॉर्मल फर्म लेके चलेंगे। नॉर्मल फर्म कौन सी होती है, जब आर इज इक्वल टू के होता है। तो जब आर इज इक्वल टू के होता है तो आप चाहे कैसा भी डिविडेंड पॉलिसी रखो, आप कितना भी परसेंट दो डिविडेंड का, मार्केट प्राइस हमेशा सेम ही आएगा। तो इस केस में मार्केट प्राइस हमेशा आपको 100 मिलेगा। मान लो आपका डीपी रेशियो 40% है तो बी कितना हो जाएगा 60, रिटेन अर्निंग कितनी हो जाएगी 60%। तो फार्मूला यहां लगा देंगे। तो अर्निंग है 10, 1 माइनस 60%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10 माइनस बी इंटू आर, बी कितना है 60%, आर कितना है 10%, ये हो जाएगा 0.06। इसको जब सॉल्व करोगे 100 आ जाएगा। तो आप किसी भी डीपी रेशियो पे इसको जब लगाओगे, इनको जब अलग अलग करोगे तब भी आपका प्राइस हमेशा ही 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू के। इसी तरह आप डिक्लाइनिंग फर्म के ऊपर भी निकाल सकते हो, तीनों के ऊपर। जब आपका डिविडेंड 40% है, 60% है और 19%। तो ये मैंने आपको तीनों रेट के ऊपर निकाल के दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे हमने ग्रोथ फर्म ले ली व्हेन R इज ग्रेटर देन के, यहाँ नॉर्मल फर्म है R इज इक्वल टू के, यहाँ डिक्लाइनिंग फर्म है R इज लेस देन के। क्लियर। अब देखिए यहाँ R 15% है, यहाँ पे R 10% है और यहाँ R 8% है, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आप पहले केस में डीपी रेशियो 40% रखते हो ग्रोथ फर्म के अंदर, तो अगर आपका डीपी रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो आपका 60 हो जाएगा। और ग्रोथ विच इज इक्वल टू बी आर कैसे निकलेगा, बी आपका है 0.60, आर आपका है 15, तो ये आ गया आपका 0.09। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये बड़ा फार्मूला लगा के 1 माइनस बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी,
तो ये आ जाएगा 400 रुपये। जब आप डीपी रेशियो 60% करते हो तो ये आ जाएगा 150 रुपये। जब आप डिविडेंड 90% करते हो, रिटेन करते हो सिर्फ 10%, तो ये आ जाएगा 106। तो ये चीज तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है, जब हमने पिछली बार डिस्कस किया था वाल्टर मॉडल। तो जिन कंपनियों की इफ योर आर इज ग्रेटर देन के, तो आपको सारे का सारा क्या कर लेना चाहिए, रिटेन कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिटेन करोगे उतना ही आपको ज्यादा मार्केट प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कहाँ आया है, 400, जो आपका रिटेन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आप 10% रिटेन कर रहे थे, यहाँ 40% रिटेन कर रहे थे, यहाँ 60 कर रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा आया है 400%। कहाँ पे, जब आपने ज्यादा से ज्यादा रिटेन किया है, क्योंकि आपकी रिटर्न कितनी है, कॉस्ट से ज्यादा है। नॉर्मल फर्म के अंदर व्हेन आर इज इक्वल टू के, आप चाहे कितना भी रिटेन करो, 60 करो, 40 करो, 10 करो, आपका मार्केट प्राइस हमेशा सेम रहेगा। इफ योर आर इज लेस देन के, तो उस केस में आपको सारे का सारा क्या कर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए। अगर आपको मार्केट प्राइस बढ़ाना है तो आप जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे, मार्केट प्राइस शेयर का उतना ही बढ़ेगा। अब यहाँ देखो आपने डिविडेंड 90% दिया, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट आया है 98। यहाँ पे आपने सबसे कम दिया, यहाँ सबसे कम वैल्यू आई है। तो यहाँ हमें पता क्या लग रहा है कि डिविडेंड पॉलिसी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वही सेम जो हमने वाल्टर मॉडल में किया था, वही सेम हम यहाँ लगा रहे हैं, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो एक्सप्लेनेशन क्या थी कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको करंट डिविडेंड चाहिए, वो उन कंपनीज को लाइक करते हैं जो डिविडेंड देती है, उन कंपनीज के लिए ज्यादा प्राइस देने को तैयार है जो डिविडेंड देती है। जो डिविडेंड नहीं देती है उनको वो कम प्राइस पे देते हैं। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी वाल्टर मॉडल में कर चुके हैं। ये भी हमने पिछली बार देखा था, वही सेम है। अगर एक ग्रोइंग फर्म है जिसकी आर इज ग्रेटर देन के, तो जब आर इज ग्रेटर देन के होता है तो आपको सारे का सारा रिटेन करना चाहिए। अगर आप डिविडेंड कम देते हो तो वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर आप डिविडेंड देते हो तो वैल्यू डिक्रीज होगी। इफ आर इज इक्वल टू के, तो कोई चेंज नहीं आएगा। डिविडेंड चाहे आप ज्यादा दो, डिविडेंड चाहे आप कम दो। तीसरा केस, इफ आर इज लेस देन के, तो उस केस में जितना ज्यादा आप डिविडेंड दोगे मार्केट वैल्यू उतनी बढ़ेगी। जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे मार्केट वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी। जितना ज्यादा डिविडेंड कम करोगे मार्केट वैल्यू उतनी कम होगी। ये सब बातें हम पिछले मॉडल में भी कर चुके हैं। लास्ट बात आती है कि क्रिटिसिज्म क्या है गॉर्डन मॉडल का। तो देखिए गॉर्डन मॉडल भी वाल्टर मॉडल की तरह ही है। जो वाल्टर मॉडल की अजम्पशन है वही सेम अजम्पशन जो है वही गॉर्डन मॉडल की भी है। तो वाल्टर ने जो अजम्पशन ली है वही सेम अजम्पशन इसकी भी है। तो गॉर्डन मॉडल भी है वो सही सेम, जो लिमिटेशन वाल्टर मॉडल की है वही सेम टू सेम लिमिटेशन इस मॉडल की भी है। तो क्या क्या लिमिटेशन थी कि एक तो कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, कि आप बाहर से कोई पैसा नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हो। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता है, जिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है आर बढ़ता घटता है। जिन जो आपकी ज्यादा अमाउंट बढ़ता है आपका फाइनेंसिंग का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम ज्यादा होती है। तो ये सारी जो लिमिटेशन उस मॉडल की थी वाल्टर की, वही सेम लिमिटेशन इसकी भी है। So thank you so much guys for listening this particular lecture. If you have any problem, do let me know. Thank you so much.